स्टार्ट हो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसे कि हमने पढ़ लिया था, अपने सिलेबस के बारे में समझ लिया था कि हमें क्या करना है अगले 30 दिन तक। अगर आपने मेरी पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, उसमें मैंने सारे एमपी सेट बाय मैथमेटिक्स सारा सिलेबस कवर किया हुआ है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे हमें शॉर्ट रिवीजन करना है, सब्जेक्ट्स का कितने सब्जेक्ट कवर करने हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि अगले 5 दिन मैं ओडी और इंटीग्रल इक्वेशन ही पढ़ने वाली हूँ। तो मैं मेरी इंटीग्रल इक्वेशन की जो थ्योरी है, जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि कल हमें इंटीग्रल इक्वेशन की थ्योरी और कुछ क्वेश्चन कवर करने थे, जो कि मैंने कर दिया है। आई होप आप लोगों ने भी कर दिया होगा। तो आज हम जो मैंने पढ़ा है मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि हो सकता है कि किसी को मेरे नोट्स अच्छे लग जाए, आप लोगों को कुछ अच्छा लग जाए मेरे नोट्स में। तो चलिए फिर इंटीग्रल इक्वेशन की कुछ थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। जैसे कि सबको पता होगा इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन, इंटीग्रल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो इस तरीके से होता है कि अल्फा एक्स इंटू वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू लिमिट ए टू बी कर्नल ऑफ एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी। इंटीग्रल इक्वेशन होगा अल्फा एक्स इंटू वाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन ए टू बी कर्नल ऑफ एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी। ये के ऑफ एक्स कॉमा टी इज कॉल्ड कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। वाई टी यहाँ नॉन फंक्शन होगा और अल्फा एक्स एफ ऑफ एक्स और कर्नल ऑफ एक्स कॉमा टी ये तीनों नॉन फंक्शन होगा और लेमडा एक पैरामीटर होता है। इंटीग्रेशन ए टू बी ये कॉन्स्टेंट फंक्शन भी हो सकते हैं और फंक्शन कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं और फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकते हैं। तो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन 2 टाइप से होता है, एक तो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन और नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन को अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ही पूछा जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, अब हमें जो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है वो कितने टाइप की होती है, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। तो ये हमारी एक तो लिमिट के ऊपर डिपेंड करेगा और दूसरा एफ ऑफ एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, अल्फा ऑफ एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट है लिमिट के ऊपर। अगर ए और बी कॉन्स्टेंट कोई फिक्स्ड कॉन्स्टेंट है तो इक्वेशन 1 इज कॉल्ड फ्रेडॉम इंटीग्रल इक्वेशन। जैसे कि आप लोगों को सबको पता होगा, मैं एक शॉर्ट रिवीजन इसका दे रही हूँ। और अगर लोअर लिमिट फिक्स है और अपर लिमिट एक वेरिएबल है, या फिर अपर लिमिट फिक्स है और लोअर लिमिट एक वेरिएबल है, तो दोनों में से कोई एक फंक्शन ऑफ एक्स है, तो हम इस टाइप की इक्वेशन को बोलेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो आई होप आप लोगों को फ्रेडॉम इंटीग्रल इक्वेशन और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन भी होती है, बट वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो छोड़ सकते हो, अदरवाइज ये डेफिनेशन आप देख सकते हो। अब हमें एफ ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग भी इंटीग्रल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन होगा। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 देन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन। इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉन जीरो देन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन। तो हमारा यहाँ पे क्या क्या हो गया, फ्रेडॉम इंटीग्रल इक्वेशन हो गया, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हो गया। दोनों कब कैसे बनते हैं ये आप लोगों को पता चल गया। उसके बाद हमने होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन देखा, ये भी आप लोगों को पता चल गया। अकॉर्डिंग टू अब अल्फा एक्स के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करेंगे गिवन इंटीग्रल इक्वेशन का। अगर अल्फा एक्स इज इक्वल टू 0 है तो इट इज कॉल्ड फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। इफ अल्फा एक्स इज नॉन जीरो देन नॉन जीरो बट कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड सेकंड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। थर्ड काइंड अल्फा एक्स इज नॉन कांस्टेंट फंक्शन। थर्ड में अगर अल्फा एक्स हमारा नॉन कांस्टेंट फंक्शन है तो इट इज कॉल्ड एन इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। तो फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन होता है, सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन होता है और थर्ड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन होता है। अब हम कुछ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन और फ्रेडॉम इंटीग्रल इक्वेशन की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इसके अलावा ये आप लोग कुछ एग्जांपल्स पढ़ सकते हो, या फिर मैंने किए होंगे, आई थिंक सो, हाँ आगे मैंने किए हैं इनके टाइप और कुछ एग्जांपल्स। अभी यहाँ सिर्फ डेफिनेशंस ही क्लियर हुए हैं। क्लासिफिकेशन, अब इसके बाद हम कर्नल का क्लासिफिकेशन करेंगे। कर्नल हमारा क्या होता है, गिवन इंटीग्रल इक्वेशन में के ऑफ एक्स टी को हम कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे कर्नल का भी क्लासिफिकेशन किया गया है। नंबर 1 है डिजनरेट कर्नल, नंबर 2 है नॉन डिजनरेट कर्नल। तो डिजनरेट कर्नल किसे कहेंगे, के ऑफ एक्स टी इज द सम ऑफ द फाइनाइट टर्म्स वेयर ईच टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ टी, दैट इज कर्नल ऑफ एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n अल्फा आई एक्स इंटू बीटा आई टी। मतलब के ऑफ एक्स टी को हम एक्स और टी के फंक्शंस की कुछ फाइनाइट सब में एक्सप्रेस कर पाए तो वो डिजनरेट कर्नल कहलाएगा, अदरवाइज नॉन डिजनरेट कर्नल होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, के ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स माइनस टी। तो इसे हम एक्स और टी के दो एक्स और टी के फंक्शन में सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अल्फा 1 एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, बीटा 1 टी इज इक्वल टू कॉस टी, माइनस अल्फा 2 एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स ले लीजिए, और बीटा 2 टी इज इक्वल टू साइन टी। तो ये हमारा डिजनरेट कर्नल होगा। उसके बाद क्या डिजनरेट कह लीजिए या फिर सेपरेबल कर्नल कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। और के ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स माइनस टी की पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, दिस इज डिजनरेट कर्नल, क्योंकि हम इसे बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर सकते हैं। और जब हम इसे बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करेंगे तो कुछ एक्स की टर्म कुछ टी की टर्म अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर आप ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स टी। यहाँ हम टी की और एक्स की टर्म सेपरेट कर सकते हैं और उन्हें एक समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसलिए ये भी डिजनरेट कर्नल होगा। बट
ई टू द पावर एक्स टी, ई टू द पावर एक्स टी को हम डिजनरेट कर्नल नहीं कहेंगे क्योंकि इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू एन अल्फा आई एक्स बी आई टी, मतलब एक्स का और टी का फंक्शन हम अलग अलग नहीं करके लिख सकते हैं, इसलिए ये नॉन डिजनरेट कर्नल है। उसके अलावा फोर्थ वन है ई टू द पावर एक्स प्लस टी, ई टू द पावर एक्स प्लस टी भी एक डिजनरेट कर्नल है, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर टी, दैट इज ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर टी, दैट इज अल्फा 1 एक्स इंटू बीटा 1 टी, तो ये डिजनरेट कर्नल होगा। इसके बाद फिर कुछ डेफिनेशंस और है सिमेट्रिक कर्नल, स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल। अगर x कॉमा टी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज़ k ऑफ टी एक्स का बार इज इक्वल टू k ऑफ एक्स टी, तो इसे हम सिमेट्रिक कर्नल बोलेंगे। और अगर हमारा कर्नल k ऑफ टी एक्स, हाँ, k ऑफ टी एक्स का बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स कॉमा टी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसे स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल बोलेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, तो आप एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिए। उसके अलावा अगर x कॉमा टी रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो हम जस्ट एक्स के ऑफ टी कॉमा एक्स इज इक्वल टू के ऑफ एक्स कॉमा टी प्रूफ कर देंगे, तो वो सिमेट्रिक कर्नल के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, जिनमें से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और खुद से सॉल्व करके देखिए कि इसमें से कौन सा कर्नल सिमेट्रिक है और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल है। आप लोग नोट डाउन करिए और इससे सॉल्व करिए, और आंसर मैंने लिखे हुए होंगे, तो आप बाद में मैच कर लीजिएगा। जैसे ये हमारा टाइप हो गया है कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन हो गई है कि कितने टाइप से हम एक इंटीग्रल इक्वेशन को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आपने देख लिया होगा कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, और उसमें होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस भी है, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड और थर्ड काइंड भी है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये सारी थ्योरी देखी होगी, आई होप सो। इसके अलावा फिर कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने सॉल्व किए थे, जैसे कि ये आप नोट डाउन कर लीजिए एग्जांपल्स। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, अल्फा एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी कर्नल ऑफ एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी। यहाँ पे आप फंक्शन वाई सेट टू बी सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, इट सेटिस्फाई द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। मतलब इस इंटीग्रल इक्वेशन का वाई ऑफ एक्स को, जो कि वाई ऑफ एक्स एक फंक्शन होगा, उस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होगा, जब वो इसको सेटिस्फाई करेगा, दिस इज सेटिस्फाई, तो हम उसको इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स वाला कोई फंक्शन वाई ऑफ एक्स उस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टी एफ ऑफ टी डी टी, तो इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो मैं आपको बस एक ही स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताने वाली हूँ, बाकी मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा दूँगी, क्योंकि अगर मैंने आपको पूरा दिखाया कि मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए तो काफ़ी टाइम चला जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि इस टाइम पर आप लोग दूसरे के नोट्स देखें, जैसे कि मेरे नोट्स देखें या किसी और के नोट्स देखें। मैं चाहती हूँ कि इस टाइम पर आप थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन का कलेक्शन खुद से बनाइए, खुद से सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, ना कि दूसरों का सॉल्यूशन देखना या यूट्यूब से सॉल्यूशन देखना या कुछ तो भी, क्योंकि लास्ट टाइम में जितने हम खुद से क्वेश्चन बनाएंगे, खुद से क्वेश्चन करेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको फटाफट क्वेश्चन दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रल इक्वेशन में। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टी एफ टी डी टी, इसको सेटिस्फाई करने वाला ये कौन सा फंक्शन है। तो फंक्शन होगा तो दोनों साइड सेटिस्फाई करेगा, दैट इज राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि देखो, तो ये ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है, या तो पूरा बेसिक से जाते हैं हम और इसका जो प्रोसेस होती है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, उस तरीके से जाइए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है, और फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में इस इंटीग्रेशन को हम सी मान लेंगे, क्योंकि ये कोई फंक्शन है और लिमिट हमारी इंटीग्रेशन 0 to 1 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू हमें देगा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी मान लूँगी, और बाद में सी की वैल्यू निकालूंगी, तो मुझे मेरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस तरीके से मुझे मेरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। उस प्रोसेस से मैं अभी नहीं जाने वाली हूँ, उस प्रोसेस से मैं आगे जाके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, कोई और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी सेम फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का। अभी हम बेसिक प्रोसेस से देखेंगे, क्योंकि ये जो छोटी छोटी अप्रोच है ना, ये हमें आनी चाहिए, और ये आनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं सीखना है, कोई एक बेसिक मेथड सीख ले उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि छोटे छोटे मेथड्स हैं ना, जो 1-2 मिनट के 8 से 10 मिनट के क्वेश्चन को भी आसानी से 1-2 मिनट में सॉल्व करवा देते हैं। ये आपको चीज़ें आनी चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं बेसिक मेथड से, कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे फंक्शन हमारा सेम है, एक्स कांस्टेंट चेंज हो रहा है, किसी में 2y3 है, किसी में 3y2 है, किसी में 3y4 है, किसी में 4y3 है। तो हम इन जनरल एफ ऑफ एक्स को ए ऑफ एक्स मान लेते हैं, और वापस से इसको हम इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन मान लेते हैं। मान लिया, अब अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करवा के दिखा देंगे कि इस तरीके से सेटिस्फाई करेगा तो इंटीग्रेशन तो ऑब्वियसली आप लोगों को सॉल्व करना आता होगा, आप एमएससी क्वालिफाइड है तो ये सबको आना चाहिए, ये 11th-12th क्लास की चीज़ें। तो यहाँ से पूरा सॉल्व करने के बाद मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, वो क्या हो गई 3/2। तो मेरा आंसर फटाक से आ गया 3/2। बाकी बेसिक मेथड से अगर आपको जाना है तो आप लोग जा सकते हो, बाकी ये अप्रोच भी आप लोगों को आनी चाहिए, मुझे अच्छी लगी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। उसके अलावा
एक ये क्वेश्चन भी है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। ये इस मेथड से करेंगे तो आसान पड़ेगा, है ना। लेबनीज़ रूल, अब लेबनीज़ रूल क्या है कि इंटीग्रल इक्वेशन की जान मानी जाती है, तो लेबनीज़ रूल आपको ज़रूर याद होना चाहिए। जैसे कि इंटीग्रेशन साई ऑफ एक्स टू फाई ऑफ एक्स वाई टी डी टी, यहाँ पे वाई टी सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे, इस पूरे फंक्शन का, इस पूरे इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो वो आएगा वाई ऑफ फाई एक्स यानी अपर लिमिट, और इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट माइनस वाई ऑफ साई एक्स दैट इज लोअर लिमिट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट। अब यहाँ पे एक और फॉर्म है लेबनीज़ रूल का, वो क्या है, ये मोस्टली सभी लोग पढ़ते हैं, बट ये रूल जो है, रूल नंबर ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के लिए है, ये मोस्टली कम लोग पढ़ते हैं, बट अगर आपको ये याद है और कोई वन वेरिएबल फंक्शन है अंदर इंटीग्रेशन के अंदर, तो फिर हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये है इंटीग्रेशन के अंदर अगर टू वेरिएबल फंक्शन हो तब। तो लेबनीज़ रूल का दूसरा फॉर्म यहाँ हम देखेंगे, इंटीग्रेशन साई ऑफ एक्स टू फाई ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स टी डी टी। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इस तरीके से होगा कि इंटीग्रेशन साई ऑफ एक्स टू फाई ऑफ एक्स डेल ऑफ एफ अपॉन डेल एक्स डी टी प्लस एफ ऑफ एक्स कॉमा फाई ऑफ एक्स दैट इज अपर लिमिट यहाँ पहले आएगी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा साई ऑफ एक्स इंटू साई डैश ऑफ एक्स दैट इज लोअर लिमिट, माइनस के बाद फिर लोअर लिमिट इसमें पुट करना है, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये जो दो फॉर्मूलाज है ना, ये इंटीग्रल इक्वेशन की जान मानी जाती है, तो इन्हें आपको याद रखना है। फर्स्ट फार्मूला और सेकंड फार्मूला ये आपने अच्छे से देख लिया होगा, मैंने अपनी कॉपी में आप लोगों को अच्छे से दिखा दिया है, अच्छे से समझा दिया है कि आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा ये कन्वर्सेशन के लिए ये इंटीग्रेशन फार्मूला कर दियो फिर जाकर, ये इंटीग्रेशन के लिए कन्वर्जन फार्मूला भी पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन के लिए कन्वर्जन फार्मूला भी आप लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक बार इसको दिखा देती हूँ कि इंटीग्रेशन ए टू एक्स एन टाइम्स वाई टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू एक्स एक्स माइनस टी टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल वाई टी डी टी। ये दोनों फार्मूला आप लोग अच्छे से याद कर दीजिए। एक तो लेबनीज़ रूल का फर्स्ट फॉर्म, और लेबनीज़ रूल का सेकंड फॉर्म ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो वो किस तरीके से होगा कि इंटीग्रेशन साई ऑफ एक्स टू फाई ऑफ एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी टी प्लस एफ ऑफ एक्स कॉमा फाई एक्स अपर लिमिट फाई डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लोअर लिमिट साई ऑफ एक्स इंटू साई डैश ऑफ एक्स, इसको हम एक लेबनीज़ रूल कहते हैं। इसी तरीके से कन्वर्जन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल इंटू सिंगल इंटीग्रल, मतलब ये है एक फार्मूला है कि अगर हमारे पास बहुत सारे इंटीग्रल है तो उसे हम सिंगल इंटीग्रल में कैसे चेंज कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स सो ऑन एन टाइम्स वाई टी डी टी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू एक्स एक्स माइनस टी टू द पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल वाई टी डी टी। ये दोनों फार्मूला इस इंटीग्रल इक्वेशन की जान माने जाते हैं, तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। आगे जाके मैं ये ना सुनूं कि आपको ये फार्मूला याद नहीं है और क्वेश्चन में लगाने नहीं आ रहे, तो ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का। हेल्थ द सॉल्यूशन, अब ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, पिछले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, CSIR नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से कोई बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ द फॉर्म वाई डबल डैश प्लस C1x वाई डैश प्लस C2 वाई इज इक्वल टू C3x है सच दैट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से होंगी कि वाई ऑफ ए इज इक्वल टू वाई नॉट, वाई ऑफ बी इज इक्वल टू वाई वन, और ये हमेशा एक फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज होगी। मतलब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो हमारे पास आएगी वो हमेशा फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज होगी अगर हम उसे कन्वर्ट करें। तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरीके से बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन को बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। तो इनिशियल वैल्यू, ये अगला नोट यही है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो कि इस फॉर्म की है, मैंने यहाँ पे ये फॉर्म लिखा हुआ है, वाई डबल डैश प्लस C1x वाई डैश प्लस C2 एक्स वाई इज इक्वल टू C3 वाई ऑफ ए इज इक्वल टू वाई नॉट वाई डैश ऑफ ए इज इक्वल टू वाई वन कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, जो कि मैंने अभी नोट आपको बोल के दिखाया है, ये वही चीज़ है। अब हमें ये देखना है कि फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन है उसे किस तरीके से और कितने टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे सेपरेबल कर्नल फॉर्म में हम सॉल्व कर सकते हैं कि फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन है, उसका कर्नल सेपरेबल है, तो उसे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये कोई इंटीग्रल इक्वेशन है और इसका कर्नल सेपरेबल है, तो हम इसको सी मानेंगे। ये जो मैंने आपको बताया था ना समेशन के अंदर इंटीग्रेशन, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कर्नल को इस समेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, तो जो भी इंटीग्रेशन ए टू बी जी आई ऑफ टी वाई टी डी टी होगा उसे हम सी आई मान लेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। ये बेसिक है जो कि आप लोगों को आता ही होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ थ्योरी और थी जो कि मुझे आपको बतानी थी, पढ़ाने का टाइम तो अभी नहीं है हमारे पास। ये रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड, फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन को फर्स्ट हम सेपरेबल कर्नल से सॉल्व कर सकते हैं और सेकंड वन इज रिजॉल्वेंट कर्नल डीजनरेट कर्नल या सेपरेबल कर्नल के फॉर्म में सॉल्व करेंगे और सेकंड रिजॉल्वेंट कर्नल के केस में सॉल्यूशन क्या होगा, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी आर ऑफ एक्स डाई लेमडा एफ डाई डी जाई। आर ऑफ एक्स डाई लेमडा की वैल्यू क्या होगी, समेशन एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लेमडा एन माइनस वन के एन एक्स टी एक्स कॉमा टी। यहाँ एक्स कॉमा टी की वैल्यू आप लोगों को पता ही होगी और मैंने भी ये लिखी हुई है। वी कैलकुलेट उसके बाद हम
फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, मतलब इस तरीके की जो फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन होगी उसकी हम आइगन वैल्यू भी फाइंड करते हैं। आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा कि इस इंटीग्रल इक्वेशन की आइगन वैल्यू फाइंड करिए। तो ये इसको फाइंड करने का तरीका आप लोगों को पता होगा कि कैसे क्या सॉल्व करते हैं। मैंने वो निकाला हुआ है, बट यहाँ मैंने थ्योरी लिखी हुई है। आई होप आप लोगों को ये थ्योरी समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो अभी एमपी सेट के लिए आप ये थ्योरी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मैंने CSIR नेट के लिए लिखी हुई है। तो कोई बात नहीं, अभी आप ये थ्योरी छोड़ सकते हैं। बाकी हमारा अभी काम कितना हुआ है इंटीग्रल इक्वेशन का, आगे का देखते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन बनाती हूँ मैं, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आज के लिए इतना ही है। आई होप आप लोगों को इंटीग्रल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन समझ में आया होगा, क्योंकि इंटीग्रल इक्वेशन अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो CSIR नेट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे लगाइए। मैं आपको सारा दिखा रही हूँ कॉपी में, क्योंकि फटाफट मैं इतना ही करवा सकती हूँ। और ये शॉर्ट रिवीजन है, और अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो मेरे द्वारा बोली गई एक एक बात आपको समझ में आ रही होगी। और मैं साथ में ये भी बोल दूँगी कि अगर आपने इसको पहले से नहीं पढ़ा है तो आपको एक बात समझ में नहीं आ रही होगी। और इसको आप अगर डीप में पढ़ना चाहते हो मुझसे तो मुझे कमेंट करिए, बताइए। तो मैं एग्जाम के बाद, जो कि MP सेट एग्जाम है अपना, उसके बाद मैं इंटीग्रल इक्वेशन के फुल